यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। जिस जिले में 500 के पार पहुंचे एक्टिव केस, वहां लगेगा कोरोना कर्फ्यू। कर्नाटक में अनलॉक प्रक्रिया के तहत नई गाइडलाइन जारी, 13 जिलों में बड़ा लॉकडाउन। कोरोना के चलते गोवा में लोगों को राहत नहीं, 28 जून की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। और उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए केस, 5 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश से शारीरिक रूप से दूर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संभवतः हर महीने वहां मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर इसे आगामी चुनाव में जोड़कर देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत दूसरे क्षेत्रों के विकास कार्यों का जायजा लेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और संभवतः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में से कोई ना कोई हर पखवाड़े प्रदेश पर दौरे पर रहेगा। संदेश साफ है कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव के चलते यहां बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि पीएम का हर महीने अब यूपी का दौरा रह सकता है और यहाँ तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे, जैसे कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे कई नेता उनके साथ यूपी दौरे पर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाली है, ऐसे में अटकलें भी अब तेज लगाई जा रही हैं और इसी के चलते अब बीजेपी ने अब कमर भी कस ली है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते अब तैयारियां भी जोरों शोरों पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ लगातार जिस तरीके से दौरे चल रहे हैं, उसी को लेकर साफ तौर पर अब यही दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी ने कमर कस ली है। और बाजार में बढ़ रही भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं होने से व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। अदालत के आदेश के बाद इसे लेकर व्यापारी भी गंभीर हो गए हैं। दरअसल उन्हें एक बार फिर लॉकडाउन के आसार दिखने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 के दौरान इस तरह की चेतावनी दी थी कि दिल्ली के बाजारों में बढ़ रही भीड़ और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश का गंभीरता से पालन नहीं होने की अदालत की टिप्पणी के बाद व्यापारियों ने महापंचायत बुलाई है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को ये बुलाई गई पंचायत में दुकानदारों को जागरूक करने पर और चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि चैम्बर ऑफ ट्रेड चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने यह भी बताया कि इस पंचायत में 200 से अधिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। मार्केट एसोसिएशन, सैलून एसोसिएशन, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, मॉल एसोसिएशन भी इस दौरान शामिल होंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में रविवार को भी भारी बारिश हो सकती है, तो यहां मौसम केंद्र ने इन जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगर कुछ अन्य इलाकों की बात करें तो उन इलाकों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछारें पड़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है। वहीं शनिवार को बात करें तो शनिवार को प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, इससे ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। राज्य के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश का क्रम बना हुआ है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन में रविवार को भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई। बुलेटिन के अनुसार अगर बात करें तो पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी, टिहरी जिलों में कई जगह भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उधर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मुलाकात किस वजह से हुई, ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले उनकी आने वाली भूमिका पर चर्चा संभव है। यहां जितिन प्रसाद ने बीजेपी में अपनी भूमिका को लेकर काफी कुछ कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी में आकर मुझे अपना योगदान देने का मौका मिल रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब से मैं बीजेपी में आया हूं, लोग समर्थन कर रहे हैं। अब यहाँ जन सैलाब इसकी निशानी है। जितिन प्रसाद अब कांग्रेस पार्टी को लेकर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। उनकी नजरों में ये देश सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के नेतृत्व में सफल हो सकता है।
उधर दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय राउत ने शिवसेना को लेकर कहा कि लोग कहते हैं कि शिवसेना सिर्फ मुंबई तक रहेगी, लेकिन शिवसेना 55 साल की हो गई है और महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। उन्हें और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में शिवसेना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एक छोटी सी संगठन के रूप में शिवसेना को बनाया था। यहाँ के लोकल जो मराठी लोग हैं उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था, वो अन्याय का निवारण करने की तब लोग कहते थे कि ये शिवसेना तो मुंबई के आगे नहीं जाएगी, मुंबई महानगर पालिका यही शिवसेना की सीमा रेखा है। लोग तो ये भी कहते थे उस वक्त कि शिवसेना 5-6 महीने में बंद हो जाएगी, लेकिन शिवसेना आज 55 साल की हो गई। मुंबई नहीं तो महाराष्ट्र की सीमा लांघकर देश में दिल्ली तक पहुंच गई। राष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का एक अपना महत्व है, एक विचारधारा है। तो यहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को पहली बैठक बुलाई। यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधानसभा में हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न कमेटियों और शाखाओं के प्रमुख और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस मीटिंग में पार्टी के पूर्व विधायकों को भी बुलाया गया। आपको बता दें, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों पर चर्चा हुई। साथ ही वाम मोर्चा के साथ गठबंधन के भविष्य पर भी विचार विमर्श हुआ। आपको बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां इस तरह की कई बार भी कांग्रेस और वाम मोर्चा ने साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों एक सीट भी नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद वाम मोर्चा में शामिल माकपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के साथ माकपा गठबंधन जारी रखने के पक्ष में नहीं है, हालांकि इसे कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है। उधर यूपी के झांसी में देर रात्रि कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताते चले कि असलों के बल पर 3 लोगों को न सिर्फ जमकर पिटाई की गई बल्कि उनकी गाड़ियां भी तोड़ी गई। तो यहां सूचना पर पहुंची पुलिस तो यहां मौके का जायजा लिया गया और फिलहाल प्रशासन ने यहां मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। इक्कीस को समय लगभग 21:30 बजे अमित साहू की अंग्रेजी शराब की दुकान पर अमित, सौरभ साहू, आकाश ठाकुर एवं राजा द्वारा अभिषेक यादव, गौरव एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट की गई एवं उनके गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है। प्रकरण में उच्चाधिकारीगण द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया एवं विधि सम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किए गए हैं। घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कर अभियोग पंजीकरण ओडिशा की बात करें तो यहां ओडिशा के नयागढ़ जिले के खंडपड़ा में कोविड केयर सेंटर में 100 साल की एक वृद्ध महिला ने कोरोना को हराया है। तो यहां जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना से संक्रमित एक वृद्ध महिला भर्ती हुई थी। डॉक्टरों ने उनकी देखभाल की। सुमति कोरोना से जीत गई है और ये बात हमारे लिए बेहद ही खुशी की है। हमारे डिस्ट्रिक्ट नयागढ़ में हमारा एक खंडपड़ा स्थित एक डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर है, जहां पर हमारा 125 बेड हॉस्पिटल है और वो एंटायर हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जा रहा है। उसमें हमारी सुमति नायक बल्कि एक वृद्ध हमने एडमिट किया था, वो कोविड पॉजिटिव टेस्टेड हुई थी। उनको यहाँ ला के हमें पूरा हमारे जितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाइकराय और उनकी टीम वहाँ हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से उन्हें फॉलो किया। एंड बहुत खुशी की बात है कि हम सुमति नायक जो कि 100 साल की हैं, उन्हें हम इस कोविड बीमारी से बाहर निकाल पाए और ये एक बहुत मोटिवेट करता है ना ही हमारे मेडिकल टीम को, बट बहुत लोगों को जो कि कोविड पॉजिटिव होते हैं और हताश हो जाते हैं और ये डिमोटिवेट होकर उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है और एक नेगेटिविटी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में नार्को टेरर के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से हेरोइन के 11 पैकेट, हथियार और कारतूस के साथ साथ कैश भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि 12 लोगों को गिरफ्तार कर नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया और इन लोगों के पास से 10 ग्रेनेड, 4 पिस्टल और काफी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं।
और इसी के अलावा अगर बात करें तो इन लोगों के पास हेरोइन के 11 पैकेट, 21.5 लाख कैश और 1 लाख रुपए चेक भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक ट्रक, एक वर्ना कार और एक स्कूटी भी सीज की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इस मॉड्यूल में भांडाफोड़ करने के साथ साथ कई अहम राज और आतंकी साजिशों का भेद भी खुल सकता है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा और इसमें कुछ कड़ियां अभी और बाकी हैं, तो हमारी उम्मीद है कि आगे चल के जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है तो हम कुछ और इसमें उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि हमारे पास इसमें कुछ लिंक्स हैं जो बाहर, यूटी के बाहर भी कुछ लोगों की तरफ पॉइंट करते हैं, तो इसमें जैसे जैसे हमें लीड्स मिलती हैं वैसे वैसे हम आगे चलेंगे। देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी कि हमारे पास कुछ जो लोग हैं वो एक नार्को टेरर मॉड्यूल चला रहे हैं और इसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने एक जो जिसको हम कहते हैं जॉइंट MVCP, जॉइंट मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट लगाया। इसमें जो हमको कुल मिला के अभी तक कामयाबी मिली है, हम सक्सेसफुल हुए कि हमने पहले वहाँ पे जो है 3 बंदे पकड़े और उनसे कुछ सामान और कुछ ड्रग्स रिकवर किया और फिर इसी कड़ी में जैसे जैसे उनके साथ इंटरोगेशन हुई और उनके साथ वार्तालाप हुई, बात हुई, उस कड़ियों में जो जैसे जैसे हम आगे भी नाके लगाते गए और आगे भी हमने उनके लिए ट्रैप्स वगैरह लगाए और कुल मिला के अभी तक जो है हमने 10 लोग जो हैं इसमें। उधर जिला कांग्रेस कार्यालय फरीदाबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी की उपस्थिति में कांग्रेस आपस में ही भिड़ गए। इस मौके पर गहमागहमी इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी को बीच बीच का एजेंट तक बता दिया। इसके बाद राष्ट्रीय सचिव के सामने ही धक्का मुक्की शुरू हो गई और तो और यहाँ वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रशांत तिवारी ने जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी पर पार्टी में विघटन कराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने के संगीन आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं। फिरोजाबाद में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान ये पूरा मामला हुआ, जहां प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मीटिंग में पहुंचे। इसमें ये जानना ये था कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से कोरोना काल में जनता की सेवा की है, लेकिन हुआ इसके उल्टा। तो यहाँ कांग्रेसी ने कोरोना पर तो क्या बात की, बल्कि इसके विपरीत ही एक दूसरे पर मोर्चा ही खोल दिया। आज के दिन हमारी प्रियंका गांधी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने अपनी टीम के रोहित चौधरी जो राष्ट्रीय सचिव हैं हमारी कांग्रेस पार्टी में, वो आज समीक्षा बैठक में आए थे और कांग्रेस पार्टी फिरोजाबाद जिले में कैसे मजबूत हो और कैसे क्या क्या गलतियां होती हैं हमसे जिनको सुधारा जाए, तो ये इस विचार में मीटिंग थी। तो मीटिंग में जब मैं पहुंचा तो वहां देखा कि कुछ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर वोट मांगते हैं, भाजपा के लिए खुलकर वोट मांगते हैं, 2017 के चुनाव में उन्होंने प्रत्याशियों के लिए खुलकर जनसभाएं करी हैं, ऐसे लोग वो समीक्षा मीटिंग में उसका नेतृत्व कर रहे थे। उस मीटिंग का जो उस मीटिंग में मैंने उनकी सच्चाई उजागर कर दी कि ये लोग तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और आज हमारी कांग्रेस पार्टी में समीक्षा मीटिंग में हमको ही हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि कैसे मजबूत होगी। ये जो मैंने सत्यता उजागर कर दी। जो हमारे जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी जी, उनको ये बात नागवार गुजरी क्योंकि उनकी पोल खुली आ रही थी। उनका कांग्रेस कार्यकर्ता तो है नहीं, वो दूसरे दलों के नेताओं को हाईजैक करके अपनी मीटिंग में भीड़ बढ़ाते हैं। ये राष्ट्रीय सचिव जी को मैंने उनके सामने बात रख दी तो इनको अच्छा, थोड़ा मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने थोड़ा तर्क कुतर्क जैसी कुछ माहौल नजर आया था। ना कोई माहौल नहीं। आप देखो तो पारिवारिक कुछ लोगों ने बताया, पारिवार के लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन कुछ इसमें अराजक तत्व भी आ गए थे जिनको संज्ञान में माननीय हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने लिया है और इनके खिलाफ अनुशासन। उधर बंगाल की बात करें तो यहाँ बंगाल में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, तो यहाँ बारिश से जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। कोलकाता की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, वहीं सूबे के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। हुगली समेत कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और अगर यहाँ दक्षिण 24 परगना जिले की बात करें तो कई जगहों पर तटबंधों के टूटने का खतरा है। ऐसे में हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश को लेकर बंगाल के गंगा तटवर्तीय जिलों में सतर्कता जारी कर दी गई है। आपको बताते चले कि राज्य प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, हालात पर नजर रख रहा है। सूबे के तटीय इलाकों पर खास तौर पर
नजर भी रखी जा रही है और मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए निम्न दबाव का हाथ पकड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून सूबे के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है। और अब खबर यूपी के चंदौली से है। बताया जा रहा है कि जहां केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार लगातार किसानों की आय वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन बावजूद यहां ये हम यूं नहीं कह रहे कि बल्कि चंदौली जिला मुख्यालय पर स्थित नवीन मंडी का जो आलम है सारी कहानी बयां करता है। वहीं 17 जून की बात करें तो 17 जून को लगभग 12 घंटे की मूसलाधार बारिश के कारण चारों तरफ जल जमाव हो गया। अब नवीन मंडी चंदौली में जल जमाव और दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे। भारी बारिश के कारण जल जमाव हो गया है और ऐसे में सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ किसानों को सब्जियां भी फेंकनी पड़ी है। जिस तरीके से बारिश हुई है उस तरीके से यहाँ आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि मंडी में दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं किसान। अपना नाम और परिचय बताएं। विकास कुमार गुप्ता, ग्रामचारी पोस्ट चिड़िंगा। यहाँ पे इस समय मंडी समिति में आप हैं, कल का बारिश हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में क्या, यहाँ की व्यवस्था कुछ रोड और पानी का जमा हो जा रहा है, जिसके कारण दिक्कतें हैं आने जाने में, व्यापारियों को भी और किसान को। तो सरकार द्वारा किसानों को इतनी व्यवस्था दी जा रही है, व्यापारियों का यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सब्जी भीगा हुआ है, सब बीच में खा जा रहे हैं और क्या हो रहा है, तब व्यवस्था मिल नहीं रही है। मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। जब मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। अपना नाम और परिचय बताएं। गंगाराम केशवपुर। इस समय मंडी समिति में आप है, यहाँ पे बारिश कल की हुई है और देख रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, इस विषय में क्या करना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ जल जमा हो जा रहा है उसको थोड़ा सा निकासी हो जाना चाहिए। मंडी में जितना कीचड़ वगैरह साफ सुथरा हो जाना चाहिए। और यहाँ लेंगे कि छोट सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। महामारी तो बचण दा इक्को तरीका है, टीकाकरण। विश्व भर दे माहिरां दा कहना है कि जे महामारी नूं खत्म करना है तां इस दा इक्को अहम तरीका है, जिस विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70% ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ, ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ स्पाइक प्रोटीन RNA ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर, कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। तो यहाँ कोरोना के मद्देनजर अब होटल रेस्टोरेंट को अब खोलने की अनुमति होगी। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था, अब रिकवरी रेट उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब रेस्टोरेंट 50% अनुमति के साथ खोले जाएंगे। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में पाबंदियां जारी रहेंगी। स्विमिंग पूल, सिनेमा घरों पर भी रोक जारी रहेगी। यहाँ यूपी में
कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। होटल रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति होगी। यूपी वासियों को यहां राहत प्रदान की गई है। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, जिस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, अब उसी तरीके से रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के मद्देनजर कोरोना कर्फ्यू को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। स्विमिंग पूल, सिनेमा घरों पर भी रोक लगेगी और यहां रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये राहत प्रदान की गई है। कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है यूपी में। उधर हरियाणा के पलवल की बात करें तो यहां पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी पर महिला के रेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि साल 2011 में एक झगड़े की शिकायत देने के लिए वो थाने पहुंची थी, जहां उसका संपर्क पुलिसकर्मी से हुआ। पुलिसकर्मी ने महिला को मदद के लिए बुलाया और आश्वासन दिया कि उसकी मदद की जाएगी। तो यहाँ शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद आपको बताते चले कि पुलिसकर्मी का तबादला अलग अलग जिलों में होता रहा। तो पीड़ित महिला भी पुलिसकर्मी के साथ अलग अलग जिलों में रहती रही। फिलहाल महिला ने कार्रवाई की मांग की है। कि कुछ दिन पहले हम साथ रहे थे और अब जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। पहले हम मेरा ऑपरेशन करवा दिया कई बार। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के भिंड में एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर गोरमी थाना प्रभारी मनोज राजपूत ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यहां मध्यरात्रि को 8 आरोपियों में से 7 आरोपी यहां फरार हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां गिरफ्तार कर छापेमार की कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 24 पेटी अवैध शराब और 50 लीटर ओपी और एक वैगनर कार जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट 34(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संजय परमार के घर पर कुछ लोग मिलकर के, इसमें 7-8 लोग नाम भी थे, सतीश, गोविंद, विष्णु भदौरिया, शैतान भदौरिया, मुकेश भदौरिया, विकास भदौरिया, गिरिराज भदौरिया और सुदेश भदौरिया, ये 8 लोग मिलकर के वहाँ पे अवैध शराब का बनाते हैं और फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। तथा एक गाड़ी में वैगनआर गाड़ी है, उसमें ये उसको फील्ड में सप्लाई कर रहे हैं पेटियाँ बना करके। तो मुखबिर की सूचना से पूरे हमराई फोर्स को अवगत करा करके हम लोग सब दबिश दिए वहाँ पे थाना प्रभारी महोदय के मार्गदर्शन में। वहाँ जाके देखा तो संजय परमार के घर के बगल से देखा तो वहाँ पे 8 लोग, 2 लोग गाड़ी में दारू रख रहे थे और 6 लोग अंदर दारू बना रहे थे। तो उनको घेराबंदी करके पकड़ा। उसमें से 7 लोग भागने में अंधेरा था तो भागने में कामयाब हो गए। एक व्यक्ति हम लोगों ने पकड़ लिया था जिसने अपना नाम। उधर दिल्ली पुलिस की बात करें तो यहाँ दिल्ली पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन यहाँ अलग अलग परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पहले की तरह कई तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन कर खुद को दिल्ली पुलिस तैयार कर लेती है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित 3 स्थानों पर पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया और स्पेशल सेल के ज्वाइंट सीपी ने बताया कि हमने यहाँ बंधक ऑपरेशन ड्रिल की है। ऐसे में लोकल पुलिस, स्पेशल सेल और एनएसजी, स्पाट और एंटी टेरर ऑपरेशन करने वाली टीमों ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया है। एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक हॉस्टेज सिचुएशन हमने सिमुलेट किया था, जिसमें हमारी जो लोकल पुलिस है और स्पेशल सेल, स्वॉट और एनएसजी और जितनी भी एजेंसीज हैं जो एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए काम करती हैं, उसमें वो सभी एजेंसीज यहाँ पे पहुँची हैं और उन्होंने यहाँ का ऑपरेशन कंप्लीट किया है। इसके अलावा अभी 2 जगह और हमारा एक्सरसाइज चल रहा है। वो एक एम्बियंस वसंत कुंज मॉल में और एक सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन में। थैंक यू। सर, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि इस वक्त में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हुआ या फिर जो स्वैत टीम वगैरह है या एनएसजी का जो रोल रहा, कुछ वो भी बता सकें।
देखिए, ये एक्सरसाइज जो की जाती है ये पुलिस के रिस्पांस को शार्पन करने के लिए और एक इंटर एजेंसी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए की जाती है। दिल्ली पुलिस रेगुलरली इस तरह की एक्सरसाइज करती रहती है, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे ये कुछ नहीं हुआ था कुछ दिनों से, और अभी लाइफ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ी है, तो हमने एंटी टेरर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस की। इसमें जितनी भी एजेंसीज हैं इस स्पॉट पे, यहाँ पर जो ITO पुलिस हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर रिस्पांस ठीक रहा। हमारे इस पूरी एक्सरसाइज के लिए कुछ NSG के ऑब्जर्वर्स भी हैं, वो भी एक इंडिपेंडेंट अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे। उसके बाद दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में इसको रिव्यू किया जाएगा और कमीशन। और अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां एक बार फिर खाकी वर्दी की फसीहत हुई है। बताया जा रहा है कि यहां महिलाओं के हंगामे के बाद खाकी वर्दी को बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल पूरा मामला कहां का है, आइए बताते हैं। मोतीगंज थाना क्षेत्र के छजवा बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डीजे बजाने वाले एक युवक को बिना किसी तैयारी और बिना किसी कारण के पकड़ने पर पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा। बाइक से पहुंची पुलिस जब युवक को अपने साथ ले जाने लगी तो महिलाओं ने घेर लिया और गिरफ्तारी का कारण पूछने लगी। काफी देर तक चले हंगामे में घासुनी हुई और धक्का मुक्की के बाद भी जब पुलिस अपने साथ ले जाने लगी तो कारण नहीं बता पाई। महिलाओं और आसपास के लोगों ने हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया और इस हंगामे और अपने ऊपर उठ रहे सवाल से पुलिस के पसीने छूट गए और पुलिस को बेरंग लूटना पड़ा। जनपद गोंडा में ऑपरेशन सत्यापन के तहत कार्रवाई चल रही है, जिस कार्रवाई के तहत ऐसे अपराधी जो कि बाहर अपराध करते हैं तथा उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके सत्यापन और डोजियर बनाने की कार्रवाई चल रही थी। इसी कार्रवाई के तहत थाना मोतीगंज पुलिस कल खजवा गांव गई थी, जहां पर एक सनी नाम का अपराधी है जो कि 2 जनपदों में लूट का अभियुक्त रहा है। उसके डोजियर और उससे भौतिक सत्यापन की कार्रवाई चल रही थी। इसी में उन्हें डोजियर बनाने में उसके पारिवारिक जन ने विरोध किया। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है। उधर दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में कल 21 यानी कि 20 जून को पानी की आपूर्ति बाधित होने की जानकारी दी। दरअसल ये पूरा मामला है कहां, बताते हैं। यमुना नदी में अमोनिया प्रदूषण और शैवाल बढ़ने से पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। यहां बोर्ड ने यमुना नदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी के प्रोडक्शन में कमी करने का फैसला लिया है। दरअसल यहां आपको बताते चलें कि दिल्ली जल बोर्ड ने प्रेस नोट में आगे कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वो पानी का उचित इस्तेमाल करें। बोर्ड के मुताबिक हालांकि लोगों को पानी के टैंकर द्वारा पानी मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए कुछ नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। जो जमुना है इसमें गंदा नाले के पानी मिला रहे हैं, सब कुछ मिला रहे हैं। जमुना गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है और इसको साफ रखने के लिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। बस ठीक है। नुकसान है सर, वो तो नुकसान है, वायुमंडल को सारे वायु सारी गंदी होती है, सब कुछ होती है, लोगों को गंदगी मिलती है, सब्जी गंदे पानी में उगाते उससे बीमार। उधर भारत की बात कर ली जाए तो भारत में अब तक कोरोना के 38 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है, लेकिन इसमें से केवल 28,000 की ही जीनोम सेक्वेंसिंग हो चुकी है। लेकिन यहां इस आधार पर अब तक देश में कोरोना के 120 से ज्यादा वेरिएंट मिल चुके हैं। यहाँ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें से 8 बेहद खतरनाक है, जबकि 14 की अभी जांच लगातार जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि 8 बेहद खतरनाक है और ऐसे में कांपा, डेल्टा प्लस और लोटा इनका नाम दिया गया है और इनमें से कुछ के मामले ज्यादा हैं तो कुछ के कम है। तो यहाँ सीक्वेंस के जरिए अगर बात कर ली जाए तो वायरस के बदलते स्वरूपों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस काम के लिए हर राज्य में 5% सैंपल की जांच जरूरी है, लेकिन फिलहाल 3% की जांच नहीं हो पाई है। बीते 2 महीने में इन वेरिएंट्स में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट्स के 76% और कापा के 8% मामले सामने आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ
ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकीए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।